नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रवि कुलरिया सर की बुक मध्यकालीन भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ। इस बुक का आज अंतिम चैप्टर है, 21वां चैप्टर, मराठों का इतिहास। इससे पहले हमने मुगल काल के सभी टॉपिक समाप्त कर लिए हैं। मुगल काल, सल्तनत काल, प्रांतीय राज्य और भक्ति और सूफी आंदोलनों के बारे में हमने इस बुक के 20 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज का अंतिम चैप्टर है। इसी के साथ ही इस बुक को आज समाप्त करते हैं और फिर हम इंतजार करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की बुक का आने का। आधुनिक भारतीय इतिहास की बुक सर ने बता रखा है कि 10 अप्रैल तक आ जाएगी, तो उस बुक को आते ही फिर हम शुरू करेंगे। इसके अलावा सर की एक अन्य बुक विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ, जिसकी क्लासेज अभी हमारे चल रही है। दोपहर में 12:15 बजे उसकी क्लास अपलोड होती है, तो आप वो क्लासें भी अवश्य देखना। तो करते हैं आज के इस चैप्टर को शुरू, मराठों का इतिहास। आज का पहला प्रश्न है कि उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय कब से माना जा सकता है। उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय कब से माना जा सकता है। 1647 ईस्वी, 6 नंबर ऑप्शन। जब 1636 में मुगलों के साथ बीजापुर की संधि हो गई, तो सुल्तान ने मुगलों के साथ हुए समझौते की शर्त के मुताबिक शहाजी को मुगल प्रदेशों की सीमा से दूर कर्नाटक में तैनात कर दिया। शहाजी ने अपनी पुणे की जागीर अपनी उपेक्षित बड़ी बड़ी पत्नी जीजाबाई और नाबालिग बेटे शिवाजी के जिम्मे छोड़ दी। तब शिवाजी मात्र 18 साल का था। तभी अपने पौरुष का परिचय देते हुए उसने 1645 से 1647 ईस्वी के बीच पुणे के आसपास के पहाड़ी दुर्ग राजगढ़, कोंडाना, तोरण को जीत लिया था। 1647 में अपने अभिभावक दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी खुद मुख्तार बन गया और अपने पिता की जागीर का पूरा नियंत्रण उसके हाथों में चला गया। अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले 1656 में शहाजी ने पुणे जाकर अपने बेटे के अधीनस्थ क्षेत्र का दौरा किया और शायद उसके प्रशासन के बारे में उसे सलाह भी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रथम अभियान किसके विरुद्ध था? राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रथम अभियान किसके विरुद्ध था? अहमदनगर के विरुद्ध, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने किस मराठा सरदार को हराकर जावली पर विजय प्राप्त की? शिवाजी ने कौन से मराठा सरदार को हराकर जावली पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रराव मौर्य, ए नंबर ऑप्शन। 1645 से 47 के बीच 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पूना के निकट अनेक पहाड़ी किलों राजगढ़, कोंडाना, तोरण पर विजय प्राप्त की। 1656 में उन्होंने शक्तिशाली मराठा प्रमुख चंद्रराव मौर्य आदिल शाहियों के अधीन थे पर विजय प्राप्त की और जावली पर अधिकार कर लिया, जिसने उन्हें इस क्षेत्र का निर्विवाद स्वामी बना दिया और सतारा एवं कोंकण विजय का मार्ग प्रशस्त किया। शिवाजी की इन विस्तारवादी गतिविधियों से बीजापुर का सुल्तान शंकित हो उठा, किंतु उसके मंत्रियों ने उसे सलाह दी कि फिलहाल चुपचाप स्थिति पर निगाह बनाए रखे। किंतु जब शिवाजी ने कल्याण पर अधिकार कर लिया और कोंकण पर धावा बोल दिया, तो सुल्तान आपा खो बैठा और उसने शहाजी को कैद करके उनकी जागीर छीन ली। इससे शिवाजी झुकने के लिए विवश हो गए और उन्होंने वचन दिया कि वो और हमले नहीं करेंगे। किंतु उन्होंने बड़ी चतुराई से मुगल शहजादे मुराद, जो मुगल सूबेदार था, से मित्रता स्थापित की और मुगलों की सेवा में जाने की बात कही। इससे बीजापुर के सुल्तान की चिंता बढ़ गई और उसने शहाजी को मुक्त कर दिया। शहाजी ने वादा किया कि उसका पुत्र अपने विस्तारवादी गतिविधियां छोड़ देगा। अतः अगले 6 वर्षों तक शिवाजी धीरे धीरे अपनी शक्ति सुदृढ़ करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अफजल खां का वास्तविक उद्देश्य शिवाजी को बता दिया? किसने अफजल खां का वास्तविक उद्देश्य शिवाजी को बता दिया था? कृष्णजी भास्कर, 2 नंबर ऑप्शन। जब औरंगजेब उत्तर की ओर चला गया, तो शिवाजी ने अपनी विजयों का सिलसिला फिर आरंभ कर दिया, जिसकी कीमत चुकानी पड़ी बीजापुर को। उन्होंने समुद्र और घाटों के बीच तटीय क्षेत्र कोंकण पर धावा बोल दिया और उसके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। उन्होंने कुछ अन्य पहाड़ी दुर्गों को भी अपने अधिकार में ले लिया
स्वाभाविक था कि बीजापुर का सुल्तान उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करता। उसने अफजल खान के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों की टुकड़ी शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजी। उन दिनों छल-कपट और विश्वासघात की नीति अपनानी आम बात थी। शिवाजी और अफजल खान दोनों ने ही अपने अवसरों पर इसका सहारा लिया। शिवाजी की सेना को खुले मैदान में लड़ने का अभ्यास नहीं था, अतः वह अफजल खान के साथ युद्ध करने से कतराने लगे। अफजल खान शिवाजी को निमंत्रण भेजा और वादा किया कि उसे सुल्तान से माफी दिलवा देगा, किंतु ब्राह्मण दूत कृष्णजी भास्कर ने अफजल खान का वास्तविक उद्देश्य शिवाजी को बता दिया। गले मिलने के बहाने अफजल खान ने शिवाजी का गला दबाने का प्रयास किया, किंतु शिवाजी तो तैयार होकर आए थे। उन्होंने अपने बा बागनग बागनग से उसका काम तमाम कर दिया। इस घटना को लेकर ग्रांड डफ जैसे यूरोपीय इतिहासकार शिवाजी पर विश्वासघात और हत्या का आरोप लगाते हैं, जो सरासर गलत है, क्योंकि शिवाजी ने आत्मरक्षा में ही ऐसा किया था। 2024 में शिवाजी द्वारा प्रयुक्त बगनक को लंदन से विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम से 3 वर्ष के लिए भारत लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक के रास्ते में उन्होंने कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल के शिव मंदिर की तीर्थ यात्रा की। कर्नाटक के रास्ते से उन्होंने कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल के शिव मंदिर की तीर्थ यात्रा की। चलते समय उन्होंने नदी पर स्नान घाट, मठ और तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाने के लिए भी पर्याप्त धन दिया। उक्त जानकारी किस मराठा शासक के बारे में? शिवाजी के बारे में। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा उत्थान उन अनेक हिंदू विद्रोहों में से एक था जो औरंगजेब की खुलेआम हिंदू विरोधी राजनीति के परिणाम स्वरूप उठे थे। मराठा उत्थान उन अनेक हिंदू विद्रोह में से एक था जो औरंगजेब की खुलेआम विरोधी राजनीति के परिणाम स्वरूप उठे थे। उपरोक्त कथन में निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार सहमत नहीं है? सतीश चंद्र। जदुनाथ सरकार, सी एस सरदेसाई और एम जी रानाडे जैसे इतिहासकारों की धारणा है कि मराठा उत्थान उत्थान उन अनेक हिंदू विद्रोह में से एक था जो औरंगजेब की खुलेआम हिंदू विरोधी राजनीति के परिणाम स्वरूप उठे थे। शिवाजी ने हिंदू पादशाही अंगीकार की, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया, हिंदू तो धर्मोद्धारक की पदवी धारण की। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने मारवाड़ के प्रमुख जसवंत सिंह के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि हिंदू पुनरुत्थान की संगठित लहर उठी थी, किंतु सतीश चंद्र इन तर्कों का खंडन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे किसी भी नागरिक या सैन्य प्रमुख को जागीरें नहीं देंगे। शिवाजी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे किसी भी नागरिक या सैन्य प्रमुख को जागीरें नहीं देंगे। अपने शासनकाल में शिवाजी ने केवल मंदिरों को तथा दान धर्म की दिशा में ही भूमि प्रदान की थी। उपरोक्त कथन किस इतिहासकार का है? एम जी रानाडे। सही नंबर ऑप्शन। रानाडे लिखते हैं कि शिवाजी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे किसी भी नागरिक या सैन्य प्रमुख को जागीरें नहीं देंगे। भारत में केंद्र विमुख एवं बिखराव की प्रवृत्ति सदा ही बलवान रही है और जागीरें देने की प्रथा जागीरदारों को भूकर से प्राप्त धन द्वारा अलग से अपनी सेना रखने की अनुमति देने की यह प्रवृत्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि सुव्यवस्थित शासन लगभग असंभव हो जाता है। अपने शासनकाल में शिवाजी ने केवल मंदिरों को एवं दान धर्म की दिशा में ही भूमि प्रदान की थी। जदुनाथ सरकार ने भी उपयुक्त मत का ही समर्थन किया है और कहा है कि किसानों को अपनी ओर इसलिए कर सके शिवाजी किसानों को अपनी ओर इसलिए कर सके क्योंकि उन्होंने जमींदारी और जागीरदारी प्रथा को बंद किया और राजस्व प्रशासन के माध्यम से किसानों के साथ सीधा संबंध स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य के विरोध में कौन थे? शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य के विरोध में कौन थे? देशमुख। सही नंबर ऑप्शन। शिवाजी के बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे, जिससे अपने वतनों के प्रशासन में अधिक स्वायत्त रह सके। यही शिवाजी का धर्म संकट था। देशमुखों के समर्थन के बिना वे स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना नहीं कर सकते थे।
जबकि देशमुख उन्हें अपना नेता मानने को तैयार नहीं थे। अतः शिवाजी ने इन नाजुक राजनीतिक स्थिति का सामना करने के लिए भय और प्रीति की नीति अपनाई। कुछ बड़े देशमुखों को तो उन्होंने सैन्य शक्ति से पराजित किया और कुछ के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बड़े देशमुखों के साथ शिवाजी की इस अनोखी लड़ाई में छोटे देशमुखों ने शिवाजी का साथ दिया। बड़े देशमुख छोटे देशमुखों को सताते थे। जमीन जमीन की बंदोबस्ती और कृषि को बढ़ावा देने की शिवाजी की नीति छोटे देशमुखों के लिए हितकर थी। संपूर्ण दक्षिण पर शिवाजी ने सरदेशमुखी के दावे को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मौर्य, शिर्के, निंबालकर देशमुखों के परिवारों में विवाह संबंध करके शिवाजी ने अपना सामाजिक रुतबा बढ़ाया। इससे मराठा समाज में उनकी सम्मानजनक स्वीकृति सरल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। शिवाजी से संबंधित कुछ घटनाएं और सामने उन घटनाओं का वर्ष दे रखा है। सबसे पहले नंबर पर है सूरत लूट। सूरत लूट कब की गई थी? तो सूरत की लूट की गई थी 1664 ईस्वी में। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। जावली पर अधिकार किया था 1656 ईस्वी में। और पुरंदर के किले पर अधिकार किया गया था। पुरंदर के किले पर अधिकार किया था 1648 ईस्वी में। बी, ए, डी और सी, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने किस स्थान पर शिवाजी को बंदी बना लिया था? औरंगजेब ने शिवाजी को कौन से स्थान पर बंदी बनाया था? आगरा में। द नंबर ऑप्शन। पुरंदर की संधि राजा जयसिंह की व्यक्तिगत विजय थी। वह न केवल शक्तिशाली शत्रु पर काबू पाने में सफल रहा, अपितु उसने बीजापुर राज्य के विरुद्ध उसका सहयोग भी प्राप्त कर लिया। किंतु इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। दरबार में शिवाजी को 5000 मनसबदारों की श्रेणी में रखा गया। यह ओहदा उनके नाबालिग पुत्र को पहले ही प्रदान कर दिया गया था। इसे शिवाजी ने अपना अपमान समझा। बादशाह का जन्मदिन मनाया जा रहा था और उसके पास शिवाजी से बात करने की फुर्सत न थी। अपमानित होकर शिवाजी वहां से चले आए और उन्होंने शाही नौकरी करना अस्वीकार कर दिया। तुरंत मुगल अदब के खिलाफ कार्य करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरबारियों का गुट उन्हें कठोर दंड देने के पक्ष में था, किंतु जयसिंह ने बादशाह से प्रार्थना की कि मामले में नरमी बरती जाए। किंतु कोई भी निर्णय लिए जाने से पहले ही शिवाजी कैद से भाग निकले। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिवाजी की आगरा यात्रा मुगलों के साथ मराठों के संबंधों की दृष्टि से निर्णायक सिद्ध हुई। शिवाजी 21 मई 1666 को आगरा पहुंचे। उन्होंने जयपुर भवन, अम्ब या आमेर राजाओं का महल था, उनमें ठहराया गया। वे दीवान ए खास के शाही दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन 5000 के मनसबदारों के सम्मान मानकर उन्हें दरबारियों की तीसरी पंक्ति में खड़ा करवाया। जबकि महाराजा जसवंत सिंह जो पराजित मराठों के हाथों पराजित हुए थे, 7000 का मनसबदार होने के कारण उनके आगे खड़ा था। शिवाजी ने इसे अपना अपमान समझा और वे शहंशाह की अनुमति बिना ही दरबार से निकल गए। उसके बाद उन्होंने दरबार में उपस्थित होने से इनकार कर दिया। शहंशाह के हुक्म से उन्हें नजरबंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में पहला कि शिवाजी की सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे। शिवाजी की सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे। इसीलिए पुरंदर की संधि के समय जो 35 में से 23 किले जो मुगलों ने छीन लिए थे, तो एक नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा, विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले किले का भार समान स्तर के 3 व्यक्तियों को सौंपा गया था। विश्वासघात से बचने के लिए शिवाजी ने प्रत्येक किले का जो जिम्मा है, प्रत्येक किले का जो भार है, समान स्तर के 3 व्यक्तियों को सौंपा गया था। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण थे किले। विवरणों के अनुसार शिवाजी के पास 250 किले थे, जिनकी मरम्मत वे हम बड़ी रकम खर्च करते थे। प्रत्येक किले को तिहरे नियंत्रण में रखा जाता था, जिसमें एक ब्राह्मण, एक मराठा, एक कुनड़ी होता था। ब्राह्मण नागरिक और राजस्व प्रशासन देखता था, शेष दो सैन्य संचालन और रसद के पहलुओं को देखते थे। यह आम धारणा है कि शिवाजी के
सैनिकों को वेतन नकद दिया जाता था, किंतु उस समय की परिस्थितियों और क्षेत्र की सामान्य स्थिति को देखते हुए यह व्यवस्था भी एक आदर्श थी, जिसे शिवाजी साकार करना चाहते थे। सिपाहियों, हवलदारों इत्यादियों का वेतन या तो खजाने से दिया जाता था या ग्रामीण क्षेत्रों की बारात आज्ञा द्वारा जिनका भुगतान कारकुन करते थे, किंतु निश्चित रकम के लिए भूमि या गांव देने की पहले से चली आ रही प्रथा को भी पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों के साथ शिवाजी की 1657 में प्रथम मुठभेड़ के समय दक्षिणी मुगल साम्राज्य का सूबेदार या गवर्नर कौन था? मुगलों के साथ शिवाजी की 1657 में प्रथम मुठभेड़ के समय दक्षिण का मुगल सूबेदार कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब उस समय दक्षिण का मुगल सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश देश के शासनकाल में मराठों ने अ, अपने प्रताप को समझ लिया था। किसके शासनकाल में मराठों ने अपने प्रताप को समझ लिया था? शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पेशवा के नेतृत्व में मराठों की शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई? कौन से पेशवा के नेतृत्व में मराठों की शक्ति जो अपने पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी? बाजीराव प्रथम। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने शाइस्ता खान को किस वर्ष पराजित किया था? शिवाजी ने शाइस्ता खान को कब पराजित किया था? 1663 ईस्वी में। द नंबर ऑप्शन। सन 1660 ईस्वी में मुगल सेनापति शाइस्ता खान ने पूना पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के लाल महल को अपना ठिकाना बनाया। शिवाजी ने अप्रैल 1663 में मराठा सरदारों के साथ रात्रि में महल पर धावा बोल दिया। शाइस्ता खान का अंगूठा इस अवसर पर कट गया, किंतु वह भाग निकला। उसके कई परिजन व सुरक्षाकर्मी मारे गए। खफी खां का कहना है कि 200 मराठे बराती बनकर और 200 मराठे शत्रुओं को कैद करके लाने वाले एक दल के रूप में चुपके से पूना में दाखिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों के उत्कर्ष का महत्वपूर्ण कारण क्या था? मराठों के उत्कर्ष का महत्वपूर्ण कारण क्या था? महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। ए, बे और से तीनों ही द नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी का मुगलों के विरुद्ध प्रथम शक्ति प्रदर्शन था। शिवाजी का मुगलों के विरुद्ध प्रथम शक्ति प्रदर्शन क्या था? जुनार व अहमदनगर के मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण। द नंबर ऑप्शन। 1657 में जुनार व अहमदनगर के मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण किया। 1663 ईस्वी में पूना के शाइस्ता खान के शिविर पर आक्रमण किया। 1664 में सूरत की लूट, मुगल फौजदार इनायत खान भाग गया। 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की लूट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने शिवाजी को मध्यकालीन भारत का सर्वाधिक सृजनशील व्यक्तित्व बताया? किस इतिहासकार ने शिवाजी को मध्यकालीन भारत का सर्वाधिक सृजनशील व्यक्तित्व बताया था? जदुनाथ सरकार। से नंबर ऑप्शन। जदुनाथ सरकार ने शिवाजी को द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस, अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न हिंदू कहा। उन्होंने शिवाजी को राष्ट्र निर्माता माना। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। वह पहाड़ी चूहा भी कहा था। अफजल खान ने कहा था कि अपने घोड़े से उतरे बिना ही मैं उसे बंदी बना लूंगा। स्मिथ और ग्रांट डफ ने शिवाजी को हत्यारा कहा है। स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य का, ग्रांट डफ का कहना है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था। फ्रेंच यात्री एबेकेरे ने कहा कि यह राजा उदारता पूर्वक अपने गुप्तचरों को भुगतान करता, जिसके कारण उनके द्वारा प्रदत्त सही सूचनाओं से उसके विजय में बड़ी मदद मिलती। सतीश चंद्र ने कहा है कि मराठा राज्य के अध्ययन से ज्ञात होता है मराठा राज्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मराठा आंदोलन जो मुगल साम्राज्य के केंद्रीकरण के विरुद्ध क्षेत्रीय प्रतिक्रिया के रूप में आरंभ हुआ, की परिणति शिवाजी द्वारा दक्षिण मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों को अपनाए जाने में हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने शिवाजी की जीवनी लिखी? निम्नलिखित में से किसने जो शिवाजी की जीवनी लिखी थी? तो शिवाजी की जीवनी लिखी थी कोस्मो दे गुआर्दा ने। बे नंबर ऑप्शन। पुर्तगाली यात्री कोस्मो दे गुआर्दा ने 1695 में पुर्तगाली भाषा में शिवाजी की जीवनी पुर्तगाली भाषा में शिवाजी की जीवनी वाइड एकोनिया डू फामोसा फेलिसिसिमा सेवेजी लिखी। अंग्रेजी में यह लाइफ ऑफ द सेलिब्रेटेड शिवाजी नाम से लाइफ ऑफ द सेलिब्रेटेड शिवाजी के नाम से। शिवाजी व मराठों पर अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें शिवाजी सोवेनियर गोविंद सखाराम सरदेसाई न्यू हिस्ट्री ऑफ द मराठाज गोविंद सखाराम सरदेसाई हिस्ट्री ऑफ द मराठाज ग्रांड डफ राइज ऑफ द मराठा पावर एम जी रानाडे सभासद बखर या शिव छत्रपतींचे चरित्र लाइफ ऑफ शिवा छत्रपति कृष्णाजी अनंत सभासद के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा? निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा था? तो यह था राजा राम, शिवाजी का दूसरा पुत्र। राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक। फरवरी 1689 में मुगलों द्वारा संभाजी को पकड़े जाने के बाद राजा राम को मराठा मंत्री परिषद ने राजा घोषित कर दिया। वह उनका राज्याभिषेक किया गया। मार्च 1689 में रायगढ़ पर मुगल आक्रमण हुआ। तब संभाजी की विधवा येसुबाई ने राजा राम को रायगढ़ के किले से निकालकर प्रतापगढ़ के किले में भेज दिया। राजा राम अपने को संभाजी के पुत्र साहू का प्रतिनिधि मानता था, जो उस समय औरंगजेब की कैद में था। इसी कारण राजा होते हुए भी कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। राजाराम मुगलों के आक्रमण के भय से 1689 ईस्वी में जिंजी चला गया। जिंजी 1698 ईस्वी तक मुगलों के विरुद्ध मराठा गतिविधियों का केंद्र रहा। 1691 में जुल्फिकार खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने जिंजी का घेरा डाल दिया और यह 8 वर्षों तक चलता रहा। 1698 में जिंजी पर मुगलों का अधिकार हो गया। इस घेरे का विवरण इटालियन यात्री मनुची ने दिया है। इस समय मुगल शहजादा कामबख्श ने राजाराम से गुप्त पत्र व्यवहार भी किया था और जुल्फिकार खां को कैद करने की योजना बनाई, किंतु सारा भेद खुल गया और कामबख्श को कैद कर लिया गया। 1698 ईस्वी में राजाराम सतारा पहुंचा और उसे अपनी राजधानी बनाया। संताजी घोरपड़े व धन्नाजी जादव नामक दो योग्य मराठा सेनानायकों ने राजाराम का साथ दिया। राजाराम ने मराठा सरदारों को सेना रखने की अनुमति व स्वायत्तता दी। कुछ मराठा सरदारों को जागीरें दी, जिससे मराठा परिसंघ का उदय हुआ। 1689 ईस्वी में राजाराम ने प्रतिनिधि नामक नया पद सृजित किया। पदक्रम में पेशवा का पद प्रतिनिधि के बाद था। मार्च 1689 में संभाजी की हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में मध्यस्थता किसने की? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में मध्यस्थता किसने की थी? रघुनाथ पंडित अत्रेय। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कौन से कथन है जो सत्य है? पहला कि शिवाजी ने अपने स्वराज क्षेत्र में दक्कन की शक्तियों की घुसपैठ को नियंत्रित किया। शिवाजी ने अपने स्वराज क्षेत्र में दक्कन की शक्तियों की घुसपैठ को नियंत्रित किया, तो ये सही है। शिवाजी ने मोरोपंत पिंगले को पेशवा नियुक्त किया। शिवाजी ने मोरोपंत पिंगले को पेशवा नियुक्त किया। शिवाजी ने शाइस्ता खान को मिर्जा राजा जयसिंह के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। शिवाजी ने शाइस्ता खान और मिर्जा राजा जयसिंह के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था और सफलतापूर्वक सामना किया, तो सफलतापूर्वक सामना कहाँ किया था? नहीं किया था, क्योंकि जयसिंह के साथ उनको संधि करनी पड़ी थी और शाइस्ता खान ने भी आक्रमण पुनः पर अधिकार कर लिया था। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। और 4 नंबर ऑप्शन, शिवाजी की शक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य से मुगलों ने बीजापुर व गोलकोंडा का मुगल साम्राज्य में विलय किया। शिवाजी की शक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य से
मुगलों ने बीजापुर व गोलकोंडा पर अधिकार किया। तो शिवाजी का 1680 में देहांत हो चुका था और बीजापुर और गोलकोंडा पर जो मुगलों ने अधिकार किया था, यह किया था 1686-87 में, यानी कि शिवाजी की मृत्यु के 6-7 साल बाद। तो 4 नंबर ऑप्शन बी इसका गलत होगा। तो इसमें सत्य कथन पूछे 1 और 2। 1 और 2 ए नंबर ऑप्शन। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई, जबकि बीजापुर व गोलकुंडा पर 1686 और 1687 में मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया। मिर्जा राजा जयसिंह के साथ शिवाजी को संधि करनी पड़ी थी, इसलिए 3 और 4 जो दोनों ही सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफजल खान का मूल नाम क्या था? अफजल खान का मूल नाम क्या था? अब्दुल्ला भट्टारी। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी अपने नौसैनिक बेड़े को कहाँ ठहराते थे? शिवाजी अपने नौसैनिक बेड़े को कहाँ ठहराते थे? कोलाबा में। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के प्रांतों में से किसी का भी प्रभारी नहीं था? निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के प्रांतों में से किसी का भी प्रभारी नहीं था? रामचंद्र त्रयंबक। शिवाजी के अपने साम्राज्य को जो प्रमुख क्षेत्रों में बांटा था, 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा था, उसमें रामचंद्र त्रयंबक नहीं थे। अन्नाजी दत्तो, दत्ताजी पंत और मोरोपंत त्रयंबक पिंगले को है जो इनके प्रभारी बनाया गया था। शिवाजी की पूर्वी सीमा उत्तर में बागलाना को छूती, दक्षिण में नासिक एवं पूना जिले के बीच से होती हुई एक अनिश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सतारा और कोल्हापुर के जिले के अधिकांश भाग को अपने में समेट लेती थी। इस सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र को ही मराठी अभिलेखों में शिवाजी का स्वराज्य कहा गया। पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र कुछ समय बाद सम्मिलित हुए। स्वराज का यह क्षेत्र 3 मुख्य भागों में विभाजित था और प्रत्येक भाग की देखभाल के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। सबसे पहला पूना से लेकर सलहर तक का क्षेत्र। पूना से लेकर सलहर तक का क्षेत्र, जिसमें उत्तरी भारत कोंकण भी सम्मिलित था, पेशवा मोरोपंत पिंगले के नियंत्रण में था। दूसरा उत्तरी कर्नाटक तथा उत्तरी कर्नाटक तक दक्षिणी कोंकण का क्षेत्र अन्नाजी दत्तो के अधीन। दक्षिणी दक्षिणी देश के किनारे, जिसमें सतारा से लेकर धारवाड़ और कोफाल तक का क्षेत्र था, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और दत्तोजी पंत के नियंत्रण में था। इन 3 सूबों को पुनः परगनों और तालुकों में विभाजित किया गया। परगनों के अंतर्गत तरफ और मौजे आते थे। हाल ही में जीते गए आसने, जिंजी, वेलोर, अंसी व अन्य जिले, जिन्हें समयभाव के कारण प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं लाया जा सका था, अधिग्रहण सेना की देखरेख में थे। तरफ के अधिकारी हवलदार, कारकुन और परिपत्यकार थे। मौजा शिवाजी के समय सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई। जे.एल. मेहता की मध्यकालीन भारत का वृत्त इतिहास खंड 2 के अनुसार शिवाजी का राज्य जो 4 प्रांतों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के वह वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने परवर्ती मराठा शासकों का भी मार्गदर्शन किया? शिवाजी के वह वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने परवर्ती मराठा शासकों का भी मार्गदर्शन किया था? रामचंद्र पंत बावडेकर। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के दरबार में प्रमुख भू सर्वेक्षक था? शिवाजी के दरबार में कौन प्रमुख भू सर्वेक्षक था? अन्नाजी दत्तो। से नंबर ऑप्शन। अन्नाजी दत्तो ने शिवाजी के समय में 1679 में अविस्तृत भू सर्वेक्षण किया। अन्नाजी दत्तो शिवाजी के अष्टप्रधानों में सचिव सूरनविस भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्य के रूप में सामान्य प्रशासन का प्रभारी कौन था? शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्य के रूप में सामान्य प्रशासन का प्रभारी कौन था? मोरोपंत पिंगले। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। शिवाजी के अष्टप्रधान की एक विशेषता क्या थी? कि इसमें 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। अष्टप्रधान में से 8 में से 7 मंत्री जो ब्राह्मण होते थे। से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा क्षेत्र में अब बखर क्या था? मराठा क्षेत्र के अंदर बखर किसे कहा गया? तो बखर कहा गया था मराठी गद्य इतिहास लेखन को।
मराठी गद्य इतिहास लेखन को मखर कहा गया? द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य था। मराठा साम्राज्य में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य क्या था? राजस्व से संबंधित। ब नंबर ऑप्शन। शिवाजी के समय अमात्य मजूमदार के पद पर रामचंद्र पंत को नियुक्त किया गया। रामचंद्र पंत वंशानुगत भूमि अनुदानों के खिलाफ थे। अपने एक आज्ञा पत्र में रामचंद्र पंत ने इस आधार पर भू राजस्व के वंशानुगत अनुदानों को नापसंद किया कि इससे सरकार की आय में निरंतर कमी होती जाती है। रामचंद्र पंत कहते हैं कि छोटे से छोटे वंशानुगत अनुदान भी पाप है, न तो इसे दूसरों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और न ही दोबारा आवंटित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मराठों से संबंधित कौन सा कथन है जो इसमें से असत्य कथन है? सबसे पहला कथन है कि शिवाजी ने जुनार और अहमदनगर परगने की देशमुखी की मांग की। शिवाजी ने जुनार और अहमदनगर परगने की देशमुखी की मांग की, जिसके संबंध में दक्कन के गवर्नर शहजादे मुराद ने बादशाह के समक्ष उपस्थित होने के बाद कोशिश करने और सुनिश्चित करने का वायदा किया था। तो यह सही है। 1644 में एक फरमान में कहा गया कि शाहजी को कोंडाने में उनके प्रतिनिधि एजेंट दादाजी कोंडदेव की विद्रोही गतिविधियों के कारण दरबार से हटा दिया गया था। 1644 में एक फरमान में कहा गया कि शाहजी को कोंडाने में उनके प्रतिनिधि यानी एजेंट दादाजी कोंडदेव की विद्रोही गतिविधियों के कारण दरबार से हटा दिया गया। 2 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा ऑप्शन है कि मवाली पैदल सैनिक दक्कन में शहजादे मुराद की सेना का सशक्त अंग बन गए थे। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। द नंबर है कि शिवाजी ने 1656 में मराठा प्रमुख चंद्रराव मौर्य से जावली जीत लिया था। शिवाजी ने 1656 में मराठा प्रमुख चंद्रराव मौर्य से जावली जीत लिया था। द नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थापत्य शैली के बारे में हरमन गोज ने लिखा है? किस स्थापत्य शैली के बारे में हरमन गोज ने लिखा है कि मंदिरों में सामान्यतः एक बड़ी दीपमाला अथवा दीपकों के लिए स्तंभ रहा करता था? किस स्थापत्य शैली के बारे में हरमन गोज ने लिखा है कि मंदिरों में सामान्यतः एक बड़ी दीपमाला अथवा दीपकों के लिए स्तंभ रहा करता था? मराठा। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने किस किले का नाम सिंहगढ़ रखा? शिवाजी ने कौन से किले का नाम सिंहगढ़ रखा था? कोंडाना। द नंबर ऑप्शन। फरवरी 1670 में शिवाजी के एक प्रतिभाशाली सहयोगी तानाजी मालसुरे ने एक दुस्साहसपूर्ण पराक्रम के द्वारा अपनी जान देकर कोंडाना को पुनः जीत लिया। शिवाजी ने इसे एक नया नाम सिंहगढ़ दिया। इसके बाद पुरंदर पर हमला किया गया और इसके मुगल रक्षक सैनिकों का सफाया कर इसे मुक्त करा लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार कब लूटा? शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार कब लूटा था? 1670 ईस्वी। ब नंबर ऑप्शन। 1600 1664 में पहली लूट, 1670 में दूसरी लूट और 1672 में तीसरी लूट। अक्टूबर 1670 में शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को लूटा और 66 लाख रुपए की कीमत के लूटे हुए सोने और चांदी के साथ वापस आए। दाऊद खां कुरैशी के नेतृत्व में एक मुगल सेना ने उन्हें बीच में रोकने का प्रयास किया, किंतु शिवाजी ने एक चालाकीपूर्ण युक्ति से उसे उसे पछाड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलहर या सलहेर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सलहर या सलहेर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सलहर या सलहेर का जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध हुआ था 1672 ईस्वी में। बे नंबर ऑप्शन। सलहर का खूनी युद्ध 1672 फरवरी 1672 में खानदेश और गुजरात की सीमा पर सलहर में शिवाजी के पेशवा मोरो त्र्यंबक पिंगले के नेतृत्व में मराठा सैनिकों ने दक्कन के मुगल सूबेदार दिलेर खां, गुजरात के सूबेदार बहादुर खां के नेतृत्व में शाही सेनाओं को बुरी तरह परास्त किया। लूट के रूप में 6000 घोड़े, उतने ही ऊंट, 125 हाथी, शिविर में पड़े खजाने एवं हीरे जवाहरात समेत मुगलों के सारे
साज सामान मराठों को हस्तगत हुए। जी.एस. सरदेसाई के अनुसार सलहर की लड़ाई सर्वोत्तम सुसज्जित एवं सर्वाधिक योग्य नेतृत्व वाली मुगल सेनाओं के विरोध में शिवाजी के सैनिकों की खुली कार्यवाही थी। किसी भी तरह इसमें गुरिल्ला युद्ध की प्रकृति का लेस मात्र भी नहीं था। मराठा सरदार और मवाल सैनिक सर्वाधिक प्रसिद्ध मुगल कमांडरों पर भारी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की राजस्व नीति प्रभावित थी। शिवाजी की राजस्व नीति किससे प्रभावित थी? मलिक अंबर। द नंबर ऑप्शन। शिवाजी की राजस्व नीति मलिक अंबर द्वारा अहमदनगर में अपनाई गई रैयतवाड़ी नीति से प्रभावित थी। छापामार युद्ध पद्धति का प्रणेता भी मलिक अंबर ही था। छापामार गुरिल्ला पद्धति बारजीगिरी का सफल प्रयोग सर्वप्रथम शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध किया था। शिवाजी के पश्चात बाजीराव प्रथम को गुरिल्ला पद्धति का सबसे सफल उपयोगकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से चौथ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से चौथ के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? पहला कि चौथ मराठा शासकों की आय का एक स्रोत था। चौथ है जो मराठा शासकों की आय का एक स्रोत था, तो यह सही है। यह राज्य की आय का 1/4 भाग था। शिवाजी पड़ोसी राज्यों से चौथ वसूल करते थे। शिवाजी अपने पड़ोसी राज्यों से चौथ वसूल करते थे। शिवाजी के द्वारा अपनी प्रजा से भी चौथ वसूला जाता था, तो प्रजा से चौथ, अपनी प्रजा से चौथ नहीं वसूला जाता था। द नंबर ऑप्शन इसका गलत है। शिवाजी के शासनकाल में राज्य की आय के दो और स्रोत थे, सरदेशमुखी और चौथ। उनका कहना था कि देश के वंशानुगत सरदेशमुख और सबसे बड़े भी होने के नाते और लोगों के हितों की रक्षा के बदले सरदेशमुखी लेने का अधिकार है। चौथ के संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं है। कर्नाटक के अनुसार यह सेना के लिए दिया जाने वाला अंशदान मात्र नहीं था, जिसमें कोई नैतिक और कानूनी बाध्यता न होती हो, अपितु बाह्य शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले लिया जाने वाला टैक्स था। सरदेसाई इसे शत्रुता रखने वाले अथवा विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाने वाला कर मानते हैं। जदुनाथ सरकार के अनुसार यह मराठा आक्रमण से बचने की एवज में वसूले जाने वाले शुल्क से अधिक कुछ नहीं था। अतः इसे एक प्रकार का भयादोन या दबावपूर्ण ऐंठना भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की सैन्य व्यवस्था को निम्न से उच्च पद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था को निम्न से उच्च पद में व्यवस्थित कीजिए। तो शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में सबसे निम्न पद नायक का है। नायक के बाद हवलदार, हवलदार के पश्चात जमादार, जमादार के पश्चात एक हजारी, एक हजारी के पश्चात पंच हजारी, पंच हजारी के पश्चात सप्त हजारी और सप्त हजारी के पश्चात सर ए नौबत। तो इसमें नायक, नायक के पश्चात हवलदार, फिर जमादार और एक हजारी, 3, 1, 2 और 4। द नंबर ऑप्शन। पैदल सेना सर ए नौबत, सप्त हजारी, पंच हजारी, एक हजारी, फिर जुमालदार, हवलदार और सबसे छोटा पद नायक का। एक नायक के अधीन 9 सैनिक होते थे। एक हवलदार के अधीन 10 नायक अर्थात 90 सैनिक होते थे। एक जुमालदार के अधीन 2 या 3 हवलदार होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा सेना में बारगीर क्या थे? मराठा सेना में बारगीर क्या थे? घुड़सवार। सही नंबर ऑप्शन। शिवाजी ने अपनी एक स्थायी सेना बनाई और वर्षाकाल के दौरान सैनिकों को वहां रहने का स्थान भी उपलब्ध कराया जाता रहा है। शिवाजी की मृत्यु के समय उनकी सेना में 30 से 40 हजार नियमित और स्थायी रूप से नियुक्त घुड़सवार, 1 लाख पद्धति, 1260 हाथी थे। घुड़सवार सेना दो श्रेणियों में विभाजित थी। क बारगीर वे घुड़सवार सैनिक थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े शस्त्र दिए जाते थे। दूसरा सिलहदार, जिन्हें व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी। घुड़सवार सेना की सबसे छोटी इकाई में 25 जवान होते थे, जिनके ऊपर एक हवलदार होता था। 5 हवलदारों का एक जुमला होता था, जिसके ऊपर एक जुमलादार होता था। 10 जुमलादारों की एक हजारी होती थी और 5 एक हजारियों के ऊपर एक पंच हजारी होता था। वह
सरनौबत के अंतर्गत आता था। प्रत्येक 25 टुकड़ियों के लिए एक राज्य की ओर से एक नाविक और एक भिस्ती दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मराठा प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित को जो सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है सचिव। सचिव जो जिसका कार्य राज्य के पत्र व्यवहार करना था। दूसरे नंबर पर है अमात्य। अमात्य वित्त मंत्री होता था। तीसरे नंबर पर है सुमंत। सुमंत विदेश मंत्री होता था। और चौथे नंबर पर मंत्री। मंत्री जो दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही देखता था उसे मंत्री कहा गया। डी, सी, बी और ए। द नंबर ऑप्शन। शिवाजी के अष्टप्रधान, पेशवा, प्रधानमंत्री, संपूर्ण राज्य की देखभाल, लोकहित, राजा की अनुपस्थिति में उनके कार्यों की जिम्मेदारी, सरकारी पत्रों तथा दस्तावेजों पर राजा के नीचे मुहर लगाना। शिवाजी के समय प्रथम पेशवा मोरोपंत तरम्बक पिंगले थे। दूसरे नंबर पर है अमात्य मजूमदार, राज्य का वित्त मंत्री होता था। इसका काम राज्य की आय व्यय की जांच करना, अतः राजस्व विभाग का अधीक्षक यही था। शिवाजी का अमात्य रामचंद्र पंत नीलकंठ था। तीसरा वाक्यान्वित या वक्नविश मंत्री। यह राजा के दैनिक कार्यों, दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही, रोजाना अमचा, सुरक्षा व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था आदि का ध्यान रखता था। शिवाजी के समय दत्ताजी पंत वाक्यान्विश थे। सुमंत या जिसे दबीर कहा गया, राज्य का विदेश मंत्री होता था। प्रथम दबीर रामचंद्र तरम्बक था। सचिव या सुरोनविश, यह राज्य के पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। शिवाजी के समय अन्नाजी दत्तो सचिव था। छठे नंबर पर है सेनापति सर ए नौबत। सेना के प्रधान के रूप में सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करना इसके जिम्मे था। शिवाजी के समय हमीरराव मोहिते सेनापति था। 7 नंबर पर पंडित राव, यह धार्मिक मामलों पर अनुदानों की देखरेख करता था। शिवाजी के समय रघुनाथ पंडित इस पद पर था। 8 नंबर पर है न्यायाधीश, यह राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था। निराजी राव इस पद पर था। सेनापति के अलावा अन्य सातों ब्राह्मण होते थे। पंडित राव व न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी के अवसर आने पर सेना का नेतृत्व करना पड़ता था। हरिश्चंद्र की मध्यकालीन भारतीय भाग 2 में लिखा है कि केंद्र में 8 मंत्रियों की परिषद होती थी, जिसे अष्टप्रधान कहते हैं। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। शिवाजी स्वयं प्रधानमंत्री थे। प्रशासन की बागडोर अपने ही हाथों में रखते थे। अष्टप्रधान केवल उनके सचिवों के रूप में कार्य करते थे। उनका कार्य शुद्ध रूप से सलाहकार का था। जब कभी उनकी इच्छा होती तो वे उनके सलाह पर ध्यान भी देते थे, अन्यथा सामान्यतः उनका कार्य शिवाजी के निर्देशों का पालन करना और अपने अपने विभागों की निगरानी करना मात्र होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है फडनीस। फडनीस कौन होता था? तो फडनीस उपलेखा परीक्षक को फडनीस कहा गया। दूसरे नंबर पर है पोर्टनीस। पोर्टनीस रोकड़िया को कहा गया। तीसरे नंबर पर है चिटनीस। चिटनीस है जो पत्राचार लिपिक होता था। और चौथे नंबर पर है सबनीस। सबनीस है जो कार्यालय प्रभारी। कार्यालय प्रभारी को सबनीस कहा गया। ए, बी, डी और सी। 6 नंबर ऑप्शन। अष्टप्रधानों में अष्टप्रधानों में प्रत्येक के अधीन 8 अधिकारियों का कार्यालय होता था। दीवान, सचिव, मजूमदार, लेखा परीक्षक, फडनीस, उपलेखा परीक्षक, चिटनीस, पत्राचार प्रभारी, जमादार, खजांची, सबनीस, कार्यालय प्रभारी, कारखानीस, रसद अधिकारी और पोर्टनीस, रोकड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अष्टप्रधान मंडल में 2 नए पद, पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पनाह जोड़े गए थे? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अष्टप्रधान मंडल में 2 नए पद, पद प्रतिनिधि, पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पनाह जोड़े गए थे? राजा राम। बे नंबर ऑप्शन। पेशवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया? पेशवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया था? विधवा पुनर्विवाह पर। द नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य में सरंजाम क्या था? मराठा साम्राज्य में सरंजाम क्या था? सैन्य सेवाओं के बदले दिया गया भूमि अनुदान को सरंजाम कहा गया। बे नंबर ऑप्शन। सरंजाम सैन्य सेवा के बदले भूमि अनुदान। हम मोकासा यह सैन्य और असैन्य दोनों प्रकार की सेवाओं के बदले दिया गया भूमि अनुदान था। वतन पुश्तैनी भूमि होती थी और तब तक वतनदार परिवार के पास रहती थी जब तक वह अपना कर्तव्य निभाते। इनाम यह स्थायी भूमिदान था जिसके साथ कोई शर्त नहीं जुड़ी होती थी। मिरास वह भूमि जिस पर व्यक्ति का एक छत्र पुश्तैनी अधिकार हो। इस पर मिरासदार का अधिकार तब तक रहता था जब तक वह उसका विक्रय या उपहार स्वरूप न दे। जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ तो मराठा सरदारों को शिवाजी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। मिरास पट्टी, सिंहासन पट्टी कर भी चुकाना पड़ा। ऊपरी यह अस्थायी भूमि होती थी। सरकार की कृषि योग्य भूमि में से कुछ भूमि उपरियों के रूप में पट्टे पर दी जाती थी। पट्टे के समाप्त होने पर उपरियों के दावे पर अधिकार भी समाप्त हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों के अधीन जमींदारी व्यवस्था को कहते हैं। मराठों के अधीन जमींदारी व्यवस्था को क्या कहा गया? मिरासदारी। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथ का कितना भाग मोकास कहलाता था? चौथ का कितना भाग मो- मोकास कहलाता था? 2/3 भाग। स नंबर ऑप्शन। चौथ नामक टैक्स जो बाहरी क्षेत्रों से 25% 1/4 भाग लिया जाता था का भी 4 भागों में विभाजन होता था। 66% मराठा सरदारों को मोकास के रूप में, 25% यानी 1/4 भाग राजा को बप्ती के रूप में, 6% पंथ हेतु सहोत्रा के रूप में, 3% राजा की इच्छा पर नाडगोंडा के रूप में सचिव को दिया जाता था। गुजरात के जमींदार इसी प्रकार बंट की भी वसूली करते थे, जो उनके इलाके के राजस्व का 1/4 होता था। मोकासा वैसे भूमि संबंधी अनुदान को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के समय में भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग थी? शिवाजी के समय भू राजस्व की दर है जो उपज का कितना भाग होती थी? 2/5 भाग अर्थात 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व दावे को कहते हैं। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व दावों को क्या कहते हैं? चौथ। स नंबर ऑप्शन। चौथ एक प्रकार का टैक्स था जो विजित राज्यों से उपज का 1/4 हिस्सा 25% के रूप में लिया जाता था। सर देशमुखी आय के 10% के रूप में लिया जाने वाला कर था। दोनों ही बाह्य क्षेत्रों से वसूल किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन में पटेल का कार्य होता था। मराठा प्रशासन में पटेल का क्या कार्य होता था? भू राजस्व वसूलना। पटेल का कार्य भू राजस्व वसूलना और कुलकर्णी कुलकर्णी का कार्य होता था भू राजस्व का ब्यौरा तैयार करना, जिसे गांव का लेखपाल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशमुख, पाटिल एवं नायक विभिन्न नाम किसे दिए गए? देशमुख, पाटिल और नायक विभिन्न नाम किसे दिए गए थे? जमींदार को। देशपांडे व देशमुख जिले के राजस्व से तथा पाटिल गांव के पैतृक राजस्व अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के कृषि सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? शिवाजी के कृषि सुधारों से संबंधित कौन से कथन है जो सत्य कथन है? सबसे पहले नंबर पर है कि शिवाजी ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि कृषकों को दिन में 2 बार पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाया जाए। शिवाजी ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि कृषकों को दिन में 2 बार पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाया जाए। 1 नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा कि शिवाजी ने बैल एवं कृषि उपकरणों को खरीदने हेतु अब बिना ऋण के तगई कही जाने वाली अग्रिम राशि को उपलब्ध करवाया था। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा कि शिवाजी ने कृषकों को अपने ऋण को 8 से 10 वर्षों में अदा करने की रियायत दी थी। चौथा, शिवाजी ने राजस्व संग्रहण केवल नगद रूप में लिया था। शिवाजी ने राजस्व का संग्रहण केवल नगद नहीं बल्कि नगद और वस्तु दोनों रूपों में ग्रहण किया था। तो केवल नगद, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 500 है कि यह सूचना शिवाजी द्वारा
रामोजी को लिखे पत्र में दी गई। यह सूचना जो शिवाजी द्वारा रामोजी को लिखे गए पत्र में दी गई। 5 नंबर ऑप्शन भी सही है। तो 4 को छोड़कर 1, 2, 3 और 5 इसके राइट आंसर होंगे। 1, 2, 3 और 5 6 नंबर ऑप्शन। कुल उपज का 33% राजस्व के रूप में ग्रहण किया जाता था, जिसे बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया। राजस्व नगद या वस्तु के रूप में चुकाया जा सकता था। कृषकों को नियमित रूप से बीज और पशु खरीदने के लिए ऋण, तगई या तकावी दिया जाता था, जिसे 2 या 4 वार्षिक किस्तों में वसूल किया जाता था। अकाल या फसल खराब होने की आपात स्थिति में उदारतापूर्वक अनुदान व सहायता प्रदान की जाती थी। नए इलाके बसाने को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? शिवाजी के भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि शिवाजी की भूमिकर प्रणाली मलिक अंबर की रैयतवाड़ी पद्धति पर आधारित थी। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि शिवाजी के काल में भूमिकर के रूप में उपज का 40% ग्रहण किया जाता था। तीसरा है कि भूमि के नाप की इकाई काठी थी। भूमि के नाप की इकाई को काठी कहा गया। और चौथे नंबर पर है कि 10 काठी 1 बीघा के बराबर होती थी। तो 1 बीघा के बराबर 10 काठी नहीं बल्कि 20 काठी होती थी। ड नंबर ऑप्शन गलत है। 1 बीघा के बराबर 20 काठी होती थी। एक चचावर या चचावर के बराबर 120 बीघा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा राज्य में रुका क्या था? मराठा राज्य में रुका क्या था? तो रुका तांबे का सिक्का था। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम प्रशासन से संबंधित नहीं था? कौन सा जो ग्राम प्रशासन से संबंधित नहीं था? तो महार, चौगुले और कुलकर्णी, ये तीनों ग्राम प्रशासन के अधिकारी थे। देश पांडे तो जो है जिले के राजस्व संबंधी अधिकारी होता था। तो देश पांडे ग्राम प्रशासन से नहीं बल्कि जिले का राजस्व संबंधी अधिकारी था। ग्राम प्रशासन पटेल या पाटिल, ग्राम का प्रधान अधिकारी जो प्रशासनिक व न्यायिक कार्य करता था। यह गांव से राजस्व वसूल करता था किंतु उसे वेतन नहीं मिलता था। वह इकट्ठा किए गए कर का एक हिस्सा अपने लिए रख लेता था। कुलकर्णी यह पाटिल के अधीन होता था और भूमि का लेखा जोखा रखता था। चौगुले यह कुलकर्णी के अधीन होता था जो पटेल की सहायता करता व कुलकर्णी के लेखों की देखभाल करता था। बलूते और आलूते, गांव में 12 बलूतेदार शिल्पी व कारीगर व 12 आलूतेदार ग्राम सेवक नियुक्त किए जाते थे। शिल्पियों को किसान उपज का एक निश्चित हिस्सा देते थे। सेठे और महाजन, पेठ नामक बाजार के अधिकारी, हाट अधिकारी, महार गांव का सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मराठा संघ अपनी शक्ति की चरम सीमा पर था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मराठा संघ अपनी शक्ति की चरम सीमा पर था और पश्चिमी, मध्य और उत्तरी भारत के क्षेत्रों पर उसका राज था। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि राजपूतों ने मुगलों के विरुद्ध मराठों का समर्थन किया था। राजपूतों ने मुगलों के विरुद्ध मराठों का समर्थन किया था। यह बात गलत है क्योंकि राजपूतों ने जो मुगलों का समर्थन किया था, मराठों के विरुद्ध मुगलों का समर्थन किया था। पुरंदर की संधि में भी मुगलों की तरफ से राजपूत शासक ही आए थे, जयसिंह। तो बी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। ए सही है और आर है गलत। सी नंबर ऑप्शन, ए सही किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुराब, सिबार और मंचवा क्या थे? घुराब, सिबार और मंचवा क्या थे? तो ये जहाजों के नाम थे। बी नंबर ऑप्शन। कल्याण भिवंडी क्षेत्र में उपलब्ध लकड़ी से शिवाजी ने तोपों से लैस 60 से 160 तक टन के युद्धपोत, घुराब और सिबार, मंसवा आदि तरह तरह के जहाज बनवाए। जहाज मुख्य रूप से व्यापारिक प्रयोजनों के लिए थे। यद्यपि शिवाजी की समुद्री गतिविधियां प्रधानतः जंजीरा और उसके पड़ोसी इलाकों के सिद्धियों से, जो कभी कभी उसे परेशान करने के लिए मुगलों के खेमे में चले जाते थे, छीनने के प्रयत्न तक सीमित थी। तथापि उसने अपने जहाजों का उपयोग लूटपाट के लिए भी किया और इस लूटपाट का निशाना कभी कभी सूरत से मक्का जाने वाले हाजी भी होते थे।
उसने मौचा के साथ व्यापार करने के लिए अपने जहाजों का इस्तेमाल किया। नाविकों के रूप में शिवाजी स्थानीय इलाकों के पारंपरिक नाविकों को भर्ती करता था, जैसे कोलियों और भंडारियों को। उसने मुसलमानों को भी भर्ती किया, जिनमें मालाबार के कुख्यात जलदस्यु भी शामिल थे। संक्षेप में यदि लेखक सभासद की चित्रमयी भाषा में कहे तो राजा ने समुद्र पर जीन कस ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार था। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? साहू। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन में सेनाकर्ते का पद सृजन किया। मराठा प्रशासन में सेनाकर्ते का पद किसने सृजन किया था? साहू ने। साहू ने 1708 ईस्वी में सेनाकर्ते का पद सृजन किया और बालाजी विश्वनाथ को इस पद पर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहू ने किसे मराठा नौसेना के प्रमुख सरखेल का पद सौंपा? साहू ने किसे मराठा नौसेना के प्रमुख सरखेल का पद सौंपा था? कान्होजी आंग्रे को। स नंबर ऑप्शन। बालाजी विश्वनाथ ने कूटनीति, युद्ध तथा संधि इन उपायों का सहारा लेकर उन सरदारों का दमन किया जो मराठा क्षेत्र में उत्पाद मचा रहे थे। ये सरदार थे कृष्णराव खातलकर, धन्नाजी थोरट, साहूजी निम्बालकर, उदयजी चौहान आदि। कुछ को उसने कूटनीति द्वारा अपने पक्ष में मिला लिया, जैसे परशुराम प्रतिनिधि तथा कान्होजी आंग्रे। उसी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप कान्होजी आंग्रे जैसा शक्तिशाली व उदंड सरदार साहू का प्रबल समर्थक बन गया। आंग्रे को मराठा नौसेना के प्रमुख सरखेल का पद सौंपा गया था। कान्होजी आंग्रे के साथ किए गए समझौते के कारण साहू पश्चिमी घाट पर विदेशी शक्तियों व विशेष रूप से सिद्धियों, पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों की गतिविधियों की ओर से निश्चित हो गया था। कान्होजी के विरुद्ध अभियान पर जाने से पूर्व साहूजी ने बालाजी को 16 नवंबर 1713 में पेशवा पद सौंपा था। यह पद कान्होजी आंग्रे द्वारा पेशवा बहिरोजी पंत को बंदी बनाए जाने के बाद खाली था। अब बहिरोजी पंत पेशवा पद का वंशानुक्रम से अधिकारी था। पेशवा पद बालाजी को अपनी योग्यता के बल पर मराठा राज्य में शांति व सुव्यवस्था स्थापित करने के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1715 में जंजीरा के सिद्धियों को पराजित करने वाला मराठा सरदार कौन था? 1715 में जंजीरा के सिद्धियों को पराजित करने वाला मराठा सरदार कौन था? कान्होजी आंग्रे। ए नंबर ऑप्शन। 30 जनवरी 1715 में आंग्रे द्वारा पराजित जंजीरा के सिद्धि तथा आंग्रे के मध्य बालाजी के प्रयासों से एक संधि हुई, जिसके अंतर्गत उन्होंने मराठा क्षेत्र में लूट खसोट बंद कर दी। स्मरण रहे कि जंजीरा के सिद्धि शिवाजी की कोंकण नीति में हमेशा से बाधक रहे थे तथा मराठा राज्य में बराबर लूटमार व अत्याचार करते रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मराठा छत्रपतियों के नाम दे रखे हैं और सामने उनका शासनकाल तिथिक्रम सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर संभाजी। संभाजी का जो शासनकाल रहा था यह रहा था 1680 से लेकर 1689 तक। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के पश्चात संभाजी छत्रपति बनते हैं। संभाजी की औरंगजेब के कैद करके औरंगजेब के द्वारा हत्या करने के बाद 1689 में संभाजी के छोटे भाई राजाराम छत्रपति बनते 1689 से 1700 तक। उसके पश्चात राजाराम के पुत्र शिवाजी द्वितीय 1700 से लेकर 1707 तक और उसके पश्चात संभाजी के पुत्र साहू साहू जो 1708 से 1749 ईस्वी तक। तो इसमें चारों ही सुमेलित है, ए बी सी और डी। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशवा वंश की स्थापना किसने की? पेशवा वंश की स्थापना किसने की? बालाजी या विश्वनाथ ने साहू जी के समय। पेशवा बालाजी विश्वनाथ कोंकण स्थित श्रीवर्धन नामक स्थान से चित्पावन ब्राह्मण परिवार से था। वह राजस्व तथा सैन्य दोनों ही विषयों का बड़ा अच्छा ज्ञाता था। 1708 में धन्नाजी जादव की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र चंद्रसेन जादव को ताराबाई के पक्ष में मिल जाने पर बालाजी विश्वनाथ को साहू की सेवा में आने का अवसर प्राप्त हुआ। साहू ने उसको 1708 में सेना के संस्थापक की पदवी दी तथा नई योजना के गठन व देश में शांति व सुव्यवस्था की स्थापना का कार्य सौंपा। गृह युद्ध के दौरान बालाजी की कूटनीति व सैन्य कुशलता
एवं स्वामी भक्ति पूरी तरह से सिद्ध हो गई। उसकी सेवाओं के लिए 1713 में शाहू ने उसको मराठा राज्य का पेशवा पद सौंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य कथन है? सबसे पहले नंबर पर है कि अपने साम्राज्य स्वराज में शिवाजी ने दक्कनी सल्तनतों के प्रारूप पर नियमित प्रशासन स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसमें कार्य बहुत कम था। अपने साम्राज्य यानी स्वराज में शिवाजी ने दक्कनी सल्तनतों के प्रारूप पर नियमित प्रशासन स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसमें कार्य बहुत कम था, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है कि शिवाजी की मृत्यु में उनके द्वारा स्थापित नीति को क्षणिक धक्का लगा। शिवाजी की मृत्यु से उनके द्वारा स्थापित नीति को क्षणिक धक्का लगा, क्योंकि उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद करके मरवा दिया था। दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है कि मराठा सरदारों की सख्ती से हासिल चौथ अपने संसाधनों को बढ़ाया। मराठा सरदारों ने सख्ती से हासिल चौथ द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाया। इसे न दे पाने की स्थिति में विद्रोही क्षेत्रों को लूटपाट का शिकार होना पड़ता था। 3 नंबर ऑप्शन भी सत्य है। और चौथा है कि शिवाजी के पुत्र की विधवा ताराबाई ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। तो ताराबाई जो शिवाजी के पुत्र की विधवा यानी कि राजा राम की पत्नी थी, उसने मुगल आधिपत्य स्वीकार किया। तो उन्होंने मुगल आधिपत्य स्वीकार नहीं बल्कि मुगलों से बराबर संघर्ष जारी रखा था। द नंबर ऑप्शन इनका इसका गलत होगा। 2 और 3 सही है। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कथन है। कथन ए 1750 ईस्वी तक मराठा राज्य में पेशवा सर्वशक्तिमान हो गया। 1750 ईस्वी तक मराठा राज्य में पेशवा है जो सर्वशक्तिमान हो गया था, तो ये सही है। पेशवा ने अपना मुख्यालय सतारा से पुनः स्थानांतरित किया। पेशवा ने अपना मुख्यालय सतारा से पुनः स्थानांतरित किया था। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। अच्छा, 2 नंबर भी इसका सही है, सतारा से पुनः स्थापित किया था। तो दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। ए और आर है जो दोनों सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं है। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहू को मुगल कैद से किसने मुक्त कराया? साहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था? तो मुक्त किया था बहादुर शाह ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा सेना के संगठन में परिवर्तन के बारे में देसी स्रोतों का व्यापक स्तर पर उपयोग किनके द्वारा हुआ? मराठा सेना के संगठन में परिवर्तन के बारे में देसी स्रोतों का व्यापक स्तर पर उपयोग किनके द्वारा हुआ था? जदुनाथ सरकार और ए आर कुलकर्णी। ए नंबर ऑप्शन। महाराष्ट्र इन द एज ऑफ शिवाजी ए आर कुलकर्णी की प्रसिद्ध पुस्तक है और शिवाजी एंड हिज टाइम जदुनाथ सरकार की प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्होंने यह दुर्भाग्यपूर्ण विचार दिया? निम्नलिखित में से किन्होंने यह दुर्भाग्यपूर्ण विचार दिया कि मराठे लुटेरों के स्तर से ऊपर उठने में विफल रहे? यह किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ और पर्सिवल स्पीर। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? पहला कि पेशवा के काल में मराठा राज्य एक मजबूत परिसंघ में बदल गया। पेशवा के काल में मराठा राज्य एक मजबूत परिसंघ में बदल गया। ए नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा, पेशवा मूलतः शाही परिषद के नहीं थे, तो पेशवा शाही परिषद के ही सदस्य थे। 2 नंबर ऑप्शन गलत है। तीसरा, पेशवा का पद आनुवंशिक बन गया। पेशवा का पद जो आनुवंशिक बन गया, तीसरा भी सत्य है। द नंबर ऑप्शन है कि पेशवा ने स्वराज क्षेत्र में सरदारों का नया वर्ग तैयार किया, तो द नंबर भी सत्य है। इसमें असत्य होगा ब नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? मराठा के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन है जो सत्य है? पहला कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू जी के नेतृत्व में मराठों ने उड़ीसा में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू के नेतृत्व में मराठों ने उड़ीसा में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरा कि बाजीराव 1720 में पेशवा बना। 1740 में मराठों ने राजस्थान, दोआब के भागों और पंजाब पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति का विस्तार मराठा पेशवा के
नेतृत्व में हुआ। तो चारों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर धार्मिक भवनों के निर्माण में अहिल्याबाई ने बहुत धन खर्च किया? किन स्थानों पर धार्मिक भवनों के निर्माण में अहिल्याबाई ने बहुत धन खर्च किया था? तो इसमें रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी और केदारनाथ, इन चारों ही स्थानों पर धार्मिक भवनों के निर्माण में अहिल्याबाई ने बहुत धन खर्च किया। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मराठा तोपखाने का प्रभारी था? निम्नलिखित में से कौन एक मराठा तोपखाने का प्रभारी था? इब्राहिम खां गारदी। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे सरकार के राजस्व अधिकारियों के पास कभी नहीं जाते थे। वे सरकार के राजस्व अधिकारियों के पास कभी नहीं जाते थे, और अगर उन्हें उनसे ज्यादा राजस्व अदा करने को कहते तो वे लड़ पड़ते। यह वर्ग बेकाबू हो गया और उसने देश को अपने चुंगल में लिया था। देशमुखों या मिरासदारों के संबंध में उपरोक्त कथन किसका है? सभासद का। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में व्याख्या सॉरी 18वीं सदी में लिखते हुए सभासद ने देशमुखों की स्थिति का वर्णन इन शब्दों में किया है। मिरासदारों का खूब विकास हुआ। गांव में कोट, किले, बाड़े और दुर्ग बनवाकर और पैदल सैनिक तथा बंदूकचों को भर्ती करके वे काफी शक्तिशाली बन गए। वे सरकार के राजस्व अधिकारियों के पास कभी कभी नहीं जाते थे, और अगर उनसे ज्यादा राजस्व अदा करने को कहते तो वे लड़ पड़ते थे। यह वर्ग बेकाबू हो गया और अब उसने देश को अपने चुंगल में ले लिया था। सभासद बताता है कि शिवाजी ने देसाइयों के कोट, किले और दुर्ग ध्वस्त किए। जहां शक्तिशाली किले थे वहां अपने आदमी तैनात कर दिए। उसने मिरासदारों की गैर कानूनी वसूली पर भी रोक लगा दी। इजारा या राजस्व की ठेकेदारी समाप्त कर दी, और यह तय कर दिया कि जमींदारों को नकद और अनाज के रूप में गांव में कितना लेना है। एक साथ ही देशमुखों, देश कुलकर्णियों और पाटिलों तथा कुलकर्णियों के अर्थात जिला और परगना स्तर के वंशानुगत अमलों के अधिकार तथा अनुलाभ निर्धारित कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथन दो दो कथन है। पहला है कि 1750 ईस्वी तक मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक राजसंघ बन गया। 1750 ईस्वी तक मराठा राज्य पेशवा के नियंत्रण में एक राजसंघ बन गया। शाहू के उत्तराधिकारियों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। तो दोनों ही कथन इसके सही है। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजाम उल मुल्क से मराठों के संबंधों में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? निजाम उल मुल्क से मराठों के संबंधों के संदर्भ में कौन से कथन है जो सही है? पहला कि 1710 से 1715 के बीच दक्कन के वायसराय के रूप में निजाम उल मुल्क ने दक्कन के लिए चौथ और सरदेश मुखी के मराठे दावे का प्रतिरोध किया था। तो प्रतिरोध नहीं बल्कि समर्थन किया था। पहला ऑप्शन गलत है। सैयदों के खिलाफ अपने सफल विद्रोह के बाद निजाम उल मुल्क ने दक्कन का चौथ और सरदेश मुखी मराठों को देने के शाही फरमान को सम्मान दिया था। तीसरा कि जनवरी 1721 में बाजीराव से उसने पहली बार मुलाकात की थी। मराठा और निजाम उल मुल्क के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा कर्नाटक था। 2, 3 और 4 सही है। एक नंबर गलत है। 2, 3 और 4 बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सूबेदार हुसैन अली और शाहू के मध्य है। मुगल सूबेदार हुसैन अली और शाहू के मध्य 1719 ईस्वी में हुई संधि के अनुसार शाहू ने मुगलों की सहायता हेतु कितने सैनिक रखने की सहमति दी थी? 15,000। मराठों की मुगलों के प्रति नीति में 1716 के बाद से परिवर्तन आया। मुगल सम्राट फर्रुख शेर तथा दक्कन का सूबेदार हुसैन अली खां दोनों ही मराठा शक्ति का अपने हित में लाभ उठाने की सोचने लगे। फर्रुखसियर मराठा शक्ति का प्रयोग हुसैन अली की शक्ति को कम करने के लिए करना चाहता था, तथा हुसैन अली भी
दरबारी राजनीति तथा कुचक्रों को ध्यान में रखकर मराठों से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की सोचने लगा। उसने शंकर जी मल्हार नामक एक योग्य कूटनीति को मुगल सम्राट के नाम पर संधि वार्ता करने को भेजा। इसमें बालाजी ने साहू की ओर से भाग लिया। इस समझौते की मुख्य शर्तों के अनुसार साहू को स्वराज क्षेत्र, शिवाजी के अधिकार की भूमि तथा किलों के राजस्व अधिकारों की मान्यता दी गई। दक्कन के 6 मुगल सूबों पर तथा मैसूर, तिरुचिरापल्ली व तंजौर में चौथ व सरदेश मुखी वसूल करने के अधिकार को भी मान्यता दी गई। गोंडावना, बरार, खानदेश, हैदराबाद व कर्नाटक में हाल ही में मराठों द्वारा जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया गया, उन उन पर मराठों के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। सिवनेर व त्रिम्बक के किले भी मराठों को लौटा दिए गए। साहू की माता व उसके परिवार को दक्कन वापस लौटने की अनुमति प्रदान की गई। साहू ने स्वराज की मान्यता के बदले बदले में मुगलों की सहायता के लिए 15,000 सैनिकों की सेना रखने तथा चौथ व सरदेशमुखी की वसूली के बदले मुगलों के क्षेत्रों को लूटपाट आदि से मुक्त रखने का वचन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहू व हुसैन अली के बीच 1719 ईस्वी में संधि का अनुमोदन किस मुगल शासक ने किया? साहू व हुसैन अली के बीच 1719 ईस्वी में संधि का अनुमोदन किस मुगल शासक ने किया था? रफी उद दरजात। द नंबर ऑप्शन। फर्रुखसियर द्वारा इस समझौते को मान्यता दिए जाने से इनकार करने के बावजूद साहू ने 1719 में ही इस पर अमल करना शुरू कर दिया। फर्रुखसियर तथा अब्दुल्ला खां के संबंध बिगड़ने के बाद जब हुसैन अली दक्कन से दिल्ली की ओर रवाना हुआ, तो उसके साथ 15,000 मराठा फौज थी। यही नहीं, उक्त समझौते को विधिवत मान्यता दिलाने के लिए बालाजी तथा उसका बेटा बाजीराव व अन्य मराठा सरदार भी साथ आए। इसी बीच फ़र्रुखसियर को सैयद भाइयों द्वारा गद्दी से उतार दिया गया। वह 28 अप्रैल 1719 को उसका कत्ल भी करा दिया गया। नए सम्राट रफ़्युद्दर्जात ने, जो कि मराठों के साथ हाथ की कठपुतली था, मराठों के साथ हुसैन अली द्वारा किए गए समझौते को मान्यता प्रदान की। इस संबंध में 3 मार्च तथा 13 मार्च 1719 को 2 फरमान जारी हुए, जिनमें क्रमशः चौथ व सरदेशमुखी के अधिकारों को मान्यता दी गई। एक अन्य इकरारनामा स्वराज क्षेत्र के संबंध में भी था, जिसकी तिथि ज्ञात नहीं है। एक इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल के शब्दों में, मराठा इतिहासकार इन दस्तावेजों का वही महत्व है जो अंग्रेजों में के इतिहास में मैग्ना कार्टा का। इनसे मराठों की उत्तर व दक्कन में राजनीतिक शक्ति व प्रतिष्ठा दोनों की अपार वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पुरंदर की संधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सत्य कथन है? पहला कि यह संधि जून 1665 में शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य 1665 में हुई। 35 में से शिवाजी को 23 किले मुगलों को देने पड़े। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा कि शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य किया। तो शिवाजी को नहीं, बल्कि शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होना था और 5,000 का मंसब दिया गया। शिवाजी को उपस्थित होना आवश्यक नहीं था। 3 नंबर ऑप्शन गलत है। चौथा है शिवाजी बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैन्य सहायता देंगे। शिवाजी बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैन्य सहायता देंगे। 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। तो इसमें 1, 2 और 4, 6 नंबर ऑप्शन। शिवाजी को स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित होने की बाध्यता नहीं रखी गई। उनके स्थान पर उनके बेटे संभाजी को बादशाह की सेवा में रखा गया और 5,000 का मनसबदार बनाया गया। इसके अलावा बालाघाट शिवाजी अपने पास रख सकेंगे। उसके बदले में 40 लाख हुण 13 किस्तों में मुगलों को शिवाजी द्वारा दिए जाएंगे। शिवाजी को 35 में से 23 किले और लगभग 4 लाख हुण की वार्षिक आय की भूमि मुगलों को सौंपनी पड़ी। शिवाजी ने मुगलों को बीजापुर के विरुद्ध सैनिक सहायता देने का वादा किया। जयसिंह ने औरंगजेब को लिखा कि शिवाजी को हम एक वृत्त के केंद्र की तरह बांध लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? शिवाजी के बारे में कौन कौन से कथन सही है? पहला है कि शिवाजी का जन्म पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में हुआ। शिवाजी का जन्म पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में हुआ। शिवाजी अपनी माता जीजाबाई और दादाजी कोंडदेव के संरक्षण में पूना में पले बढ़े।
शिवाजी अपनी माता जीजाबाई और दादाजी कोंडदेव के संरक्षण में पूना में पले बड़े। शिवाजी का पहला राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाले काशी के विद्वान पंडित गंगा भट्ट ने शिवाजी को क्षत्रिय स्वीकार किया था। तो चारों ही ऑप्शन इसके सही है। द नंबर ऑप्शन। गंगा भट्ट का दूसरा नाम विश्वेश्वर भट्ट भी मिलता है। ध्यान रहे दादाजी कोंडदेव नाम है उनका। दादा शिवाजी के दादा नहीं है। शिवाजी के दादा नहीं है, ये एक ब्राह्मण थे जिन्हें शहाजी ने पुणे की जागीर का कार्यकर्ता और शिवाजी का संरक्षक बनाया था। शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोंसले और दादा का नाम है जो मालोजी भोंसले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने अपनी पहली विजय प्राप्त की। वह कौन सा किला था जिसे शिवाजी ने सर्वप्रथम जीता? 16 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने अपनी पहली विजय प्राप्त की। वह कौन सा किला था जिसे शिवाजी ने सर्वप्रथम जीता था? तो तोरण का किला 1646 में जीता। तोरण के किले में शाही खजाने के 2 लाख खून जमा थे जो शिवाजी के हाथ लगे। यह किला बीजापुर राज्य के अधीन था। महाराष्ट्र सरकार ने शिवाजी के जन्म की तारीख 19 फरवरी 1630 मानी है। इस हिसाब से उनकी आयु इस समय 16 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की एक उपाधि नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन सी एक शिवाजी की उपाधि नहीं थी? तो शिवाजी की उपाधि यवन परपीड़क, क्षत्रिय कुलवंश और हिंदू धर्मोद्धारक थी। देवराज उपाधि शिवाजी की नहीं थी। इसके अलावा छत्रपति, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, महाराज, हिंदू पादशाही आदि भी इनकी उपाधियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री पुरंदर की संधि के समय वहां उपस्थित था? कौन सा विदेशी सॉरी कौन सा विदेशी यात्री पुरंदर की संधि के समय वहां उपस्थित था? मनुची। ए नंबर ऑप्शन। इस संधि का प्रत्यक्षदर्शी मनुची था। उस समय बर्नियर भी दक्षिणी भारत में था। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। इन्होंने ही मराठा राज्य संघ का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरंदर के किले की रक्षा करने वाले के संबंध में किस इतिहासकार ने कहा है? पुरंदर के किले की रक्षा करने वाले के संबंध में किस इतिहासकार ने कहा है कि दुर्ग के रक्षकों में अंडोस की माता का साहस था? दुर्ग के रक्षकों में अंडोस की माता का साहस था, यह कहा था जदुनाथ सरकार ने। अंडोस एक स्पोर्टन महिला, स्पार्टा प्राचीन यूनान का एक नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? सबसे पहले है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी जयसिंह और शिवाजी के मध्य 1665 ईस्वी में। दूसरे नंबर पर है शिवाजी का राज्याभिषेक। तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में। अफजल खां की हत्या 1659 में और सूरत की प्रथम लूट 1664 ईस्वी में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगी अफजल खां की हत्या। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा सूरत की प्रथम लूट। तीसरे नंबर पर पुरंदर की संधि और चौथे नंबर पर शिवाजी का राज्याभिषेक। द नंबर ऑप्शन 1659, 1664, 65 और 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मराठों के उत्कर्ष की व्याख्या फितना के संदर्भ में की है? निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने मराठों के उत्कर्ष की व्याख्या जो फितना के संदर्भ में की है? आंद्रे विंके ने। द नंबर ऑप्शन। फितना के संदर्भ में हम मराठा उद्भव की व्याख्या आंद्रे बिंक ने की है। इसके अनुसार मराठा राज्य की स्थापना षड्यंत्रों और प्रति षड्यंत्रों के परिणाम स्वरूप हुई। इसी प्रकार जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब की सांप्रदायिक नीति के खिलाफ हिंदुओं की प्रतिक्रिया को मराठों के उद्भव का कारण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने शिवाजी को नेपोलियन की भांति महान संगठनकर्ता कहा है? कौन से विद्वान ने शिवाजी को नेपोलियन की भांति महान संगठनकर्ता कहा है? एम जी रानाडे ने। बे नंबर ऑप्शन।
रानडेला का ही कहना है कि मराठा आंदोलन कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि विदेशी शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा काल में लिखी गई पुस्तक दासबोध के लेखक कौन थे? मराठा काल में लिखी गई पुस्तक दासबोध के रचनाकार कौन थे? समर्थ रामदास। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास ने इस पुस्तक के माध्यम से गुरु रामदास ने मराठों को संगठित करने का उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के एक सेनापति जिन्हें दूसरा शिवाजी भी कहा जाता है। शिवाजी के एक सेनापति कौन थे जिन्हें दूसरा शिवाजी भी कहा जाता है? नेताजी पालकर। द नंबर ऑप्शन। पुरंदर की संधि की शर्त के अनुरूप शिवाजी और उनके सेनापति नेताजी पालकर मुगलों और मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में के बीजापुर अभियान में उनके साथ थे। लेकिन नेताजी पालकर ने जयसिंह का साथ छोड़कर बीजापुर के पक्ष में जाने का फैसला लिया। लेकिन बाद में नेताजी पालकर ने इस्लाम भी ग्रहण किया और औरंगजेब ने उसे मोहम्मद कुली खान की पदवी भी दी। कुछ वर्षों बाद जब वह महाराष्ट्र लौटा तो शिवाजी ने पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पति राजाराम की मृत्यु के बाद जिस मराठा महिला सरदार ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा वह कौन थी? ताराबाई। मनोचे के अनुसार ताराबाई ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के रूप में उसने औरंगजेब और उसके प्रतिनिधियों को कड़ी टक्कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक किसने करवाया? शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक किसने करवाया था? निश्चलपुरी गोस्वामी ने। 6 जून 1674 को पहला राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान विश्वेश्वर गंगा भट्ट ने रायगढ़ के किले में करवाया। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। वह पत्नी सोयराबाई को राजमहेशी घोषित किया। श्री शिवाजी छत्रपति अंकित सोने का सिक्का जारी किया। दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोस्वामी नामक तांत्रिक ने करवाया। गंगा भट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कायस्थ धर्म प्रताप है। दूसरे राज्याभिषेक के मौके पर शिवाजी ने तांबे का सिक्का सिवरई और सोने का सिक्का हुण जारी किया। पहला राज्याभिषेक के समय हेनरी ऑक्सडेन उपस्थित था जो बंबई का डिप्टी गवर्नर था। सूरत की प्रथम लूट के समय इसका चाचा जॉर्ज ऑक्सडेन बंबई का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा शासकों का सही क्रम क्या है? मराठा शासकों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम इसमें आएगा डी नंबर ऑप्शन संभाजी। संभाजी जो शिवाजी के पश्चात शासक बनते सबसे पहले शिवाजी छत्रपति बनते। शिवाजी के पश्चात शिवाजी के पुत्र संभाजी जो 1680 से लेकर 1689 तक। उसके पश्चात शिवाजी के दूसरे पुत्र राजाराम 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक। उसके पश्चात शिवाजी द्वितीय जो राजाराम के पुत्र थे जो ताराबाई के संरक्षिका में शासक बने थे। शिवाजी द्वितीय राजाराम के पुत्र और उसके पश्चात संभाजी के पुत्र शाहू शासक बनते 1708 से लेकर 1749 तक। द नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। शिवाजी द्वितीय के अल्पायु होने के कारण उसकी माता ताराबाई ने उसकी संरक्षिका के रूप में शासन संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य ने मराठों को कभी कर नहीं दिया? कौन से राजपूत राज्य ने मराठों को कभी कर नहीं दिया था? बीकानेर ने। इसके अलावा मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ इन तीनों ने जो मराठाओं को टैक्स दिया था। मराठाओं का हजूर दफ्तर कहाँ स्थित है? मराठाओं का हजूर दफ्तर कहाँ स्थित है? पूना के अंदर। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट है। इसी के साथ ही आज का यह चैप्टर मराठों का इतिहास समाप्त होता है और इसके साथ ही यह बुक मध्यकालीन भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ रवि कुलेरिया सर की बुक मध्यकालीन भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ हमने आज समाप्त कर लिया है। हमें पूरी आशा है कि आपने ये सारे 21 चैप्टर की क्लासेस सभी क्लासेस लगाई है, आपको बेहद ही अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, इतिहास पढ़ने वाले के साथ, इतिहास प्रेमियों के साथ ये क्लासेस अवश्य साझा करना। वीडियो अच्छा लगे तो उस पर कुछ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं हम एक नई बुक के साथ। इस सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।